हेलो एंड वार्म वेलकम दोस्तों। हम यूपीएससी का प्रीलिम्स पीवाईक्यू सेशन कर रहे हैं जिसमें 2022 का हमारा ये ईयर चल रहा है। 2022 ईयर में हमने 35 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है। आज हम देखते हैं 36 से कहाँ तक जाता है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकी यानी संचार प्रौद्योगिकी की बात कर रहा है, उस पर विचार कीजिए। निकट परिपथ यानी क्लोज सर्किट टेलीविज़न, रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण और बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। तो इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सी जो है लघुपरास युक्तियाँ या प्रौद्योगिकियाँ यानी शॉर्ट रेंज डिवाइसेज या टेक्नोलॉजी मानी जाती है कि शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी या डिवाइसेज क्या है। तो ये है क्या, क्लोज सर्किट टेलीविज़न, ये है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, और ये है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो हम इसे क्या बोलते हैं, निकट परिपथ क्लोज सर्किट टेलीविज़न यानी क्लोज सर्किट टेलीविज़न, सीसीटीवी इसको बोलते हैं। रेडियो आवृत्ति निर्धारण यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID। बेतार संचार क्षेत्रीय नेटवर्क यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो कह रहा है इनमें से कौन सी लघुपरास युक्तियाँ या प्रौद्योगिकी है, यानी कौन सी शॉर्ट रेंज की डिवाइस है, ऐसा डिवाइस जो बहुत उसकी रेंज ज़्यादा नहीं। जैसे एक होती है कि जैसे सैटेलाइट, उसकी बहुत ज़्यादा रेंज है, बहुत जितनी उसकी बढ़ाना चाहे उस क्षमता के हिसाब से है, पर एक ऐसा रेंज जो एक क्षेत्र तक ही सीमित हो कि ये क्षेत्र तक है, पूरे क्षेत्र में नहीं है, बस एक लिमिट एरिया तक सीमित हो वो। तो चलते हैं, अब देखते हैं लघुपरास डिवाइस क्या है, फिर उसके बाद समझेंगे कि कौन कौन सी जो है इसमें डिवाइस है, कि क्या वो शॉर्ट रेंज डिवाइस है या लॉन्ग रेंज वाली है। शॉर्ट रेंज का क्या मतलब होता है, तो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन का मतलब होता है ऐसी संचार तकनीकें जिनकी काम करने की दूरी जो है बहुत सीमित होती है, आमतौर पर कुछ सेंटीमीटर से लेकर दर्जन मीटर तक हो सकते हैं। यानी वही कि एक ऐसा क्षेत्र, मतलब लिमिट क्षेत्र में जो काम कर सकता है वो। ये तकनीकें जैसे में घर, ऑफिस, कैंपस, दुकान या एक छोटी जगह में काम करती है, पूरे देश या पूरे शहर में सिग्नल भेजने के लिए ये नहीं बनी होती है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो पहला हम ब्लूटूथ लेते हैं। तो दो डिवाइसों के बीच कम दूरी पर वायरलेस डेटा भेजने की तकनीक है, वायरलेस डेटा भेजने की तकनीक है, लेकिन दूरी क्या है तो कम है, ये भी शॉर्ट रेंज की है। रेंज इसकी बात करें तो 10 से 100 मीटर तक हो सकती है, डिपेंड करता है कि डिवाइस में कितनी कैपेसिटी है। उदाहरण के तौर पे जैसे मोबाइल से ईयरफोन, कीबोर्ड, माउस, लैपटॉप, कार ऑडियो सिस्टम, तो ये शॉर्ट रेंज के वो डिवाइस है। क्यों? क्योंकि ये आसपास डिवाइस जुड़े होते हैं। NFC दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। क्या है ये, तो बहुत ही कम दूरी पर डेटा एक्सचेंज करने की तकनीक है। रेंज जो है 4 से 10 सेंटीमीटर होती है, 4 से लेकर के 10 सेंटीमीटर की दूरी होती है। जैसे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट हो गया कि टैप टू पे वाली सिस्टम होती है, फ़ोन से कार्ड स्कैन करना या डिजिटल टिकटिंग करना, ये सब शॉर्ट रेंज के हैं क्योंकि बहुत कम दूरी पर होते हैं ये। उसके बाद फिर हमारा आता है इंफ्रारेड। क्या है ये, तो इंफ्रारेड किरणों से डेटा भेजना। रेंज क्या है, तो कुछ मीटर की होगी, जैसे लाइन ऑफ साइट यानी सीधे सामना होना जरूरी है। जैसे ये वस्तु है और इसके सामने होना तभी स्कैन हो पाएगी या जा पाएगी। एग्जाम्पल के लिए टीवी रिमोट की बात करते हैं, कुछ पुराने मोबाइल डेटा ट्रांसफ़र के लिए। अब क्यों शॉर्ट रेंज है, तो देखिए ये दीवार के पार नहीं जाता, दूरी इसकी बहुत कम होती है। जैसे मान लेते ब्लूटूथ हो तो यहाँ हो, तो बीच में अगर कुछ हो तो जा सकता है, पर जो है इंफ्रारेड वाली वो दीवार के पार नहीं जा सकती है। फिर है हमारा वही निकट परिपथ क्लोज सर्किट टेलीविज़न यानी CCTV की बात कर रहा है। तो CCTV क्लोज सर्किट का क्या मतलब है कि ऐसा सर्किट जिसमें सिग्नल सार्वजनिक प्रसारण के लिए नहीं होता बल्कि सीमित लोगों या सीमित नेटवर्क के अंदर ही रहता है। टेलीविज़न वीडियो देखने की व्यवस्था है। तो CCTV का क्या मतलब है कि एक क्लोज सर्किट नियर है लेकिन वो टेलीविज़न जैसा सिस्टम दे रहा है। CCTV क्या करता है, तो कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करता है या लाइव दिखाता है। यह वीडियो केवल कुछ मॉनिटर या कंट्रोल रूम तक जाता है, पूरे शहर या देश में ब्रॉडकास्ट नहीं होता। CCTV के माध्यम से तो बिल्कुल नहीं होता, वो कोई सैटेलाइट थोड़ी ना है। क्यों शॉर्ट रेंज, CCTV सिस्टम एक इमारत, एक कैंपस में हो सकता है या एक छोटे नेटवर्क के अंदर काम करता है। इसकी केबल या वायरलेस लिंक की दूरी सीमित होती है, बहुत ज़्यादा सीमित होती है। दूसरा है हमारा रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण यानी RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक है। ये नाम का क्या मतलब है, तो रेडियो आवृत्ति जो है रेडियो तरंगों का उपयोग करती है कि अब ये एक डिवाइस है, ये दूसरा डिवाइस है, इसे कनेक्ट करने के लिए ये रेडियो तरंग का उपयोग करेगा। ठीक, यानी RFID क्या है, तो रेडियो तरंगों से किसी चीज़ की पहचान करने की तकनीक है। काम कैसे करता है, तो इसमें होते हैं RFID टैग होते हैं कि चिप लगी होती है। अब मान लेते हैं दो डिवाइस है, तो एक में RFID टैग लगा हुआ है तो वो उसे अटैक करेगा। RFID एक में रीडर होती है, यानी दो चीज़ लगी होती है, दो डिवाइस है, एक डिवाइस में RFID रीडर होता है और एक में RFID टैग होता है, तभी तो ये जा करके इस टैग को पढ़ता है रीडर। रीडर क्या करता है, रेडियो तरंग भेजता है, टैग जवाब देता है और जानकारी पढ़ ली जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मेट्रो कार्ड होता है, आप मेट्रो कार्ड लगाते हो, स्कैन करते हो, तुरंत हो जाती है। टोल टैग मतलब फास्टैग वाली मामला है। फास्टैग में भी क्या है कि आपके कार में लगी हुई रहती है, वहाँ से खुद स्कैन करके
और वो जितना जो सिस्टम है वो काम कर लेता है। शॉपिंग मॉल की एंटी थेफ्ट टैग्स, यानी आप अगर कपड़े खरीदने कभी मॉल में गए हो तो उसमें एक टैग लगी हुई रहती है, उसको एंटी थेफ्ट टैग मतलब होते हैं कि जिसे चोरी ना कर सके। क्योंकि पहले क्या होती थी स्टार्टिंग में मॉल में कि कुछ व्यक्ति गए, कुछ लोग, और कुछ अदर कपड़ा पहन के गए और वो उसी में छोड़ करके नए कपड़े पहन के आ रहे हैं मॉल से। तो उसके लिए ये लाया गया था शॉपिंग मॉल की एंटी थेफ्ट टैक्स। जब देखते हो कि वो क्या करता है, जब आप उससे कपड़े काउंटर पे जाते हो बिलिंग करवाने के लिए, तो वो एक मशीन लगी होती है, वो उससे स्कैन करता है और बस फिर उसके बाद ही वो हटती है। या फिर ऑफिस आईडी कार्ड जैसे एंट्री के लिए, क्यों शॉर्ट रेंज है, तो RFID की रेंज कुछ सेंटीमीटर से कुछ मीटर तक हुई होती है, दूर से काम नहीं करता। अब जैसे देखिए ये RFID है, जैसे मान लेते हैं आप ऑफिस जा रहे हो तो ये स्कैन करोगे, ये इससे हो जाएगी। RFID वर्क फ्लो कैसे होती है, तो जैसे ये देखो, अब मान लेते हैं ये कोई टैग लगा हुआ है, इससे क्या किया, ट्रांसमिट किया, रिसीव किया और प्रोसेस कर दिया, हो गया। तो RFID टैग है, ये RFID रीडर हो गया और बैक एंड सिस्टम यानी कंप्यूटर में उसका डेटा रिकॉर्ड हो गया। फिर उसके बाद हमारा आता है बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वाईफाई की बात कर रहा है। नाम का क्या मतलब है, तो बेतार वायरलेस होता है, बिना तार के। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क है। छोटा घर जैसे छोटा क्षेत्र, जैसे में घर हो गया, ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, कैंपस, यानी WLAN छोटे इलाके में बिना तार के इंटरनेट या डेटा नेटवर्क है, बिना तार के। अब जैसे वाईफाई लगाते हो तो ये वाईफाई यहाँ है, आप अपने घर में उसको यूज करो, पर वो छोटी रेंज की होती है, बड़ी रेंज की तो होती नहीं है। यह कैसे काम करता है, तो एक वाईफाई राउटर या एक्सेस पॉइंट होती है और कई डिवाइस मोबाइल लैपटॉप जुड़े होते हैं। ये सब रेडियो तरंग से जुड़े होते हैं, रेडियो तरंग से आपस में जुड़े होते हैं। क्यों शॉर्ट रेंज है, तो वाईफाई की रेंज आमतौर पर 20 से 100 मीटर तक की होती है। अब ये समझते हैं कि शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज की समझते हैं। जैसे शॉर्ट रेंज में हमने क्या देखा कि कुछ सेंटीमीटर से कुछ 100 मीटर तक, जैसे ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, RFID हो गया, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्निक हो गया, लोकल कम्युनिकेशन होता है। इसमें ऊर्जा इसमें कम लगती है, क्यों, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज है, इसमें ज़्यादा ऊर्जा की नीड नहीं होती है। लॉन्ग रेंज कई किलोमीटर या उससे ज़्यादा, जैसे मोबाइल नेटवर्क की बात करें कि नेटवर्क लगी रहती है टावर, तो उससे कितने दूर कवर करता है वो। या फिर सैटेलाइट हो गया, सिटी या कंट्री लेवल कम्युनिकेशन की बात होती है, ऊर्जा इसमें बहुत ज़्यादा लगेगी क्योंकि इसकी एरिया जो है व्यापक है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन कह रहा था, लघु प्रास पूछ रहा था कि शॉर्ट रेंज की डिवाइस या टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था, तो इसमें से क्या है, तो CCTV, ये भी शॉर्ट रेंज की है। RFID रेडियो फ्रीक्वेंसन जो है, फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक, ये भी है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ये भी वाईफाई वाला है, ये भी शॉर्ट रेंज की है। तो हमारा इसमें ऑप्शन डी है, 1, 2 और 3। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, जैव परत बायोफिल्म जो है मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतरोपों पर बन सकती है। तो जो ऑप्शन पढ़ने से पहले एक बार इसका पिक्चर देखो, ये देखो, ये जो है, ये कुछ मान लेते हैं कुछ बैक्टीरिया है जो इसके ऊपर चिपक गया, फिर इसके ऊपर ऐसे चिपक गया, अब ये देखो फिर इसके ऊपर फिर बाहर चला गया, तो ये प्रोसेस है। यानी कोई एक ऐसी सतह पे जो ऊपर से चिपक जाती है। तो अब वैसे, तो अब जैसे पहला ऑप्शन फिर देखते हैं कि जैव परत यानी बायोफिल्म जो है मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतरोपों पर बन सकती है। अब चिकित्सकीय अंतरोप मेडिकल इम्प्लांट्स क्या होता है, ये बायोफिल्म क्या होता है ये देखेंगे, और मानव ऊतकों के भीतर कैसे ये बनती है ये देखेंगे। दूसरा है हमारा ऑप्शन कि जैव परत जो है खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है, कि खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण के सतह जो होता है उस पर बन सकती है क्या। तीसरा कह रहा है जैव परत जो है बायोफिल्म वो प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है। तो पहले हम समझते हैं कि बायोफिल्म होता क्या है। तो बायोफिल्म की बात करें तो बायोफिल्म जो है सूक्ष्म जीवों यानी बैक्टीरिया, फंगस का एक ऐसा संगठित समुदाय होता है जो किसी सतह से चिपक कर चिपचिपे सुरक्षा आवरण के अंदर रहता है। अब जैसे ये देखो, इसके सतह पे चिपक गया ये। अब जैसे मान लेते हैं कि पाइप वगैरह बहुत दिन तक जम जाती है वो पानी वाली, तो उसमें देखो आप अंदर कुछ वो हो जाती है, चिपक जाती है, तो वो क्या है, वो भी तो बायोफिल्म ही है। तो बैक्टीरिया का एक किला होता है जो खुद को बचाने के लिए दीवार बना लेता है। अब जैसे एक तरीके से काई आप कह सकते हो। जैव परत बनती कैसे है, तो जैव परत में जैसे बैक्टीरिया, फंगस या एल्गी कुछ मामलों में, और ये सब मिल करके जो है क्या बनाते हैं, तो एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंस, यानी एक ऐसा मान लेते हैं स्ट्रक्चर बना लेंगे जो इससे ऐसे ऐसे जुड़ करके और एक ऐसे लेयर बना लेंगे और कहीं पे चिपक जाएंगे जिससे वो हटेंगे नहीं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि दांतों पर जमी हुई प्लॉक। अब जैसे मान लेते हैं ये दांत है, तो इसके टीथ के साइड में आप देखते हो कभी कभी ब्लैक कलर की हो जाती है, तो वो हो गई। पानी की पाइप की अंदर की चिपचिपी परत, अब जैसे ये पानी की पाइप है तो इसके अंदर ऐसे ऐसे कभी कभी जम जाती है, वो ग्रीन कलर की आप देखे होंगे। तो अब पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि क्या जैव परत जो है यानी बायोफिल्म
मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतरोपों पर बन सकती है। तो मेडिकल इम्प्लांट का क्या मतलब होता है? मेडिकल इम्प्लांट का मतलब होता है कुछ ऐसा चीज़ जो बाहर से मनुष्य के शरीर में लगाया गया हो। मानव ऊतक का मतलब हो गया कि जैसे हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों के जीवित ऊतक, जैसे में त्वचा हो गया, मांसपेशियाँ, रक्तवाहिका यानी ब्लड वेसल्स जो होती है, मसूड़े, ये सब हो गए। मेडिकल इम्प्लांट्स क्या होता है? तो चिकित्सकीय अंतरोप शरीर के अंदर जो है लगाए जाने वाले कृत्रिम उपकरण है, उसी को मेडिकल इम्प्लांट्स कहा जाता है। जैसे में कृत्रिम घुटना लगा दिया गया या कुल्हा लगा दिया गया, ये क्या होता है? तो जैसे मान लेते किसी का पैर वगैरह कट गया या फिर कुछ हो गया तो वो लगा दिए, स्टेंट लगा दिए, कैथेटर होता है, पेस मेकर होता है, हार्ट के लिए लगा दिए कि किसी का हार्ट बीट अगर कम हो रहा है या कम धड़कता है तो उसके लिए लगा दिए। सर्जरी की प्लेट या स्क्रू, जैसे मान लेते किसी का हैंड फ्रैक्चर हो गया तो उसको ज्वाइंट करने के लिए कुछ प्लेट लगा दी या कुछ वो रड लगा दिए। तो ये सब क्या हो गया? तो ये मेडिकल इम्प्लांट्स में बहुत सारे आ जाएंगे। तो कह रहा था कि क्या मेडिकल इम्प्लांट्स में जुड़ सकता है? तो बिल्कुल। जैसे मान लेते हैं कि किसी मरीज के दिल में स्टेंट लगाया गया, ठीक, कुछ समय बाद क्या हो गया कि बैक्टीरिया उस स्टेंट की सतह पर चिपक गए। अब ये स्टेंट थे, मान लो बैक्टीरिया गया उस सतह पर चिपक गया, उन्होंने एक चिपचिपी परत बना ली, यही है बायोफिल्म, यही कहलाता है। अब यह परत जो है दवाओं यानी एंटीबायोटिक से जल्दी नहीं मरता है। अब जो मान लेते हैं ये जो दवा ये बन गया, अब इससे आप दवा दोगे तो ये जल्दी नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि ये गुच्छे के रूप में, समूह के रूप में जम जाते हैं, इसके ऊपर ऐसे ऐसे जम गए। अब दवा दोगे तो ये इससे तो नुकसान पहुँचेगा ही, पर बहुत जल्दी ये जल्दी नहीं मरेगा ये, यानी बार बार संक्रमण करा सकती है। जैसे देखो मान लेते हैं कि नॉर्मल बैक्टीरिया है तो आप एंटीबायोटिक दोगे, बैक्टीरिया मर गया। लेकिन बायोफिल्म बैक्टीरिया जो है, एंटीबायोटिक दिए, एंटीबायोटिक अंदर घुस ही नहीं पाता क्योंकि वो उतना ही लेयर बना दिया रहता है कि घुस ही नहीं पाया, तो पूरा मरेगा नहीं। उसी तरीके से बात करें कि जैव परत जो है खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है, तो बिल्कुल बन सकती है। क्योंकि अब मान लेते हैं फूड वगैरह जैसे खाद्य प्रसंस्करण इकाई में दूध हो गया, मांस हो गया, सब्जी हो गया, प्रोसेस हो रही है। वैसे तो इसको आप 1-2 दिन के लिए छोड़ दो तो सब्जी वगैरह मांस पे तो बन ही जाएगी आराम से। अब प्रोसेसिंग सरफेस की बात करें तो जैसे पाइप पे बन जाएगा, टैंक पे, चाकू पे, कन्वेयर बेल्ट पे, ये सब होता है, तो ये सब बन जाता है। तो एक फंगस भी तो लग जाता है। जैसे आप बायोफिल्म का एक देखो, जैसे मान लेते हैं कि ब्रेड अगर 2-3 दिनों के लिए रख लिए तो उसके ऊपर कुछ भुरभुरी सी चीज़ें लग जाती है, वो क्या? वो फंगस लग जाती है, तो वो भी तो एक बायोफिल्म का प्रकार ही है वो। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जैव परत बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतरों पर बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। मेडिकल इम्प्लांट्स पर जैव परत जो है खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि खाद्य पदार्थ अब जैसे मीट वगैरह है 1-2 दिन के लिए छोड़ दो उस पर बन जाएगी। खाद्य प्रसंस्करण सतहों, तो खाद्य प्रसंस्करण के जो मशीन वगैरह होते हैं उस पर भी बन सकती है। बायोफिल्म जो है एंटीबायोटिक प्रतिरोध है, यानी प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकते हैं, तो बिल्कुल दर्शा सकते हैं कि आप एंटीबायोटिक उसे दोगे लेकिन वो प्रतिरोध दर्शाएगा, कि आप दोगे लेकिन वो काम ही नहीं करेगा, वो मरेगा ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या है? डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर। प्रजैविकों यानी प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब प्रोबायोटिक्स होता क्या है? हमारा पहला कीवर्ड है कि हम देखेंगे कि प्रोबायोटिक्स क्या होता है। ऑप्शन कह रहा है कि प्रोबायोटिक्स जो है जीवाणु और ईस्ट यानी बैक्टीरिया और ईस्ट दोनों के बने होते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि प्रोबायोटिक में जो है जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते। यानी प्रोबायोटिक्स में जीव जो है खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं। यानी अगर बात करें तो जैसे एक होती है प्रीबायोटिक, तो वही कह रहा है कि ये प्रोबायोटिक्स में जो है जीव जो होते हैं वो खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु वे नैसर्गिक रूप से जो है हमारी आहार नली में नहीं होते हैं। तीसरा ऑप्शन है प्रोबायोटिक्स दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक होते हैं, कि क्या दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक होते हैं। तो अब पहले हम समझते हैं कि प्रोबायोटिक्स होता क्या है, फिर ऑप्शन के एनालिसिस करेंगे। तो हमारा क्या है, अब जैसे देखते हैं प्रोबायोटिक्स, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये परिभाषा की बात करिए क्या कहते हैं। तो प्रोबायोटिक्स जो है जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं। यानी प्रोबायोटिक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ध्यान रखें। जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं जो पर्याप्त मात्रा में सेवन करने पर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। कि एक ऐसे जीवित सूक्ष्म जीव है जिसको यदि आप पर्याप्त मात्रा में सेवन करोगे तो उससे आपके स्वास्थ्य के लिए वो लाभदायक होगा। यानी अच्छे जीवाणु या ईस्ट जो हमारी आहार नली के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। आहार नली का मतलब है कि गट हमारे आपके पूरे शरीर के लिए, ये पेट के लिए फ़ायदेमंद होगा। प्रोबायोटिक्स की मुख्य विशेषताएं बताएं। अगर उसकी बात करें तो क्या होता है, ये जीवित होता है यानी लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग होता है, पर्याप्त मात्रा में लेने पर प्रभावी होता है, मुख्यतः जो है गट या आहार नली में कार्य करता है, एंटीबायोटिक नहीं होता, सभी बैक्टीरिया प्रोबायोटिक नहीं होते। यानी सभी बैक्टीरिया प्रोबायोटिक कैसे हो जाएंगे। तो अब प्रोबायोटिक किस प्रकार के होते हैं, इसकी टाइप्स की बात करें तो जैसे जीवाणु आधारित यानी बैक्टीरियल प्रोबायोटिक्स की बात करें तो लैक्टोबैसिलस, फिर उसके बाद है हमारा बिफिडोबैक्टीरियम, फिर स्ट्रेप्टोकोकस और थर्मोफिलस। तो ये 3 जो है वो जीवाणु आधारित हो गए यानी बैक्टीरियल प्रोबायोटिक्स हो गए। और ईस्ट प्रोबायोटिक्स की बात करें तो ये हो गया हमारा सैक्रोमाइसिस बोलार्डी,
अब प्रोबायोटिक्स जो है बैक्टीरिया और यीस्ट दोनों हो सकते हैं। प्रोबायोटिक्स काम कैसे करते हैं? तो प्रोबायोटिक युक्त भोजन और कैप्सूल का सेवन, जैसे मान लेते हैं कोई भी ऐसा ये दोनों जीवाणु उसमें पाया जाता हो, वो भोजन या आप कैप्सूल लिए तो उससे चला गया। ये सूक्ष्म जीव जो है पेट के अम्ल एसिड से बचे हुए आंतों तक पहुँचते हैं, आंतों में हानिकारक जीवाणुओं से प्रतिस्पर्धा करते हैं, उनके लिए स्थान और भोजन कम करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, गट बैलेंस यानी माइक्रोबैक्टीरिया बैलेंस बनाता है, यानी गट बैलेंस मतलब माइक्रोबायोटा बैलेंस बनाता है ये। अब अगर हम बात करें प्रोबायोटिक्स के फंक्शंस की, तो ये पाचन को सुधार करेगा, ऑब्वियसली बात है हेल्थ सुधार करेगा, तो जैसे गैस हो गया, दस्त हो गया, कब्ज में राहत करेगा। दुग्ध शर्करा यानी लैक्टोज का पाचन करता है, यानी लैक्टेज एंजाइम बनाएगा, फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस में सहायक करेगा। प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी की बात करें तो गट जो है इम्यून सिस्टम का बड़ा भाग है, तो प्रोबायोटिक क्या करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, ऑब्वियसली बात है। रोग जनकों से सुरक्षा, तो हार्मफुल बैक्टीरिया को दबाते हैं ये, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन कम देंगे। प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो जैसे दुग्ध उत्पाद यानी दही में, छाछ में, योगर्ट में, ये सभी में क्या है तो प्रोबायोटिक्स मिलेंगे। फिर किण्वित यानी फर्मेंटेड की बात करें तो जैसे इडली डोसा में, कांजी में, किमची में, सौकरक्रॉट में। चिकित्सकीय में प्रोबायोटिक्स कैप्सूल भी आते हैं कि आप वो प्रोबायोटिक्स कैप्सूल लेकर के इसकी नीड पूरी कर सकते हैं। अगर हम प्रोबायोटिक और दुग्ध शर्करा की बात करें तो ये क्यों मदद करते हैं, तो लैक्टोबैसिलस में जो है लैक्टेज एंजाइम बनता है। अब ये लैक्टोज क्या होते हैं, तो ग्लूकोज और प्लस गैलेक्टोज होता है। अब जैसे दूध से हम कुछ अगर पीते हैं तो समस्या हो सकता है, पर दही से नहीं, दही में प्रोबायोटिक बहुत होता है क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस होते हैं। प्रोबायोटिक जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं फैलाता, ये तो ऑलरेडी और सपोर्ट करता है शरीर के लिए, बल्कि एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया को रोकते हैं ये। तो अगर हम एक इसका समुचित रूप से देखें कि काम क्या करता है, तो वास्तविक स्थिति में देखें तो ये हमारे पेट में पहले से जो है लैक्टोबैसिलस और फिर क्या है बिफिडोबैक्टीरियम प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। प्रोबायोटिक्स आपने लिया, उन्हें अच्छी जीवों की संख्या बढ़ाते हैं, नए या बाहरी जीव नहीं होते हैं और उसको अच्छे बढ़ाते हैं पहले से ही। अब जैसे हेल्दी व्यक्ति के गट में लैक्टोबैसिलस पहले से होता है और दही आपने खाया तो उसको पॉपुलेशन और बढ़ता है, तो आपको और वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा वो। तो ये है हमारा प्रोबायोटिक्स। अब इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है हमारा प्रीबायोटिक, तो इसे भी समझते हैं कि प्रीबायोटिक क्या होता है। तो प्रीबायोटिक वे अपाचय यानी नॉन डाइजेस्टिबल खाद्य घटक होते हैं जो आहार नली में लाभकारी जीवाणुओं की वृद्धि और सक्रियता को बढ़ाते हैं। तो प्रीबायोटिक देखने से पहले एक बार हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये था, क्या कह रहा था कि प्रोबायोटिक की बात कर रहा था कि प्रोबायोटिक जो है जीवाणु और यीस्ट दोनों के बने होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि हाँ, प्रोबायोटिक जो है जीवाणु और यीस्ट दोनों के बने होते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि प्रोबायोटिक में जो है जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते हैं। तो ये गलत है, ऑलरेडी वो पहले से पाया जाता है गट में, तो अगर हम प्रोबायोटिक खाएंगे तो और ज़्यादा वृद्धि करेगा वो। प्रोबायोटिक जो है दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक होते हैं। बिल्कुल, जो लैक्टोबैसिलस है इसके पाचन में हेल्प करता है, पहले से ही मौजूद होता है। आपने खाया दही वगैरह तो वो और ज़्यादा उसको तोड़ता है। तो ये वैसे दुग्ध शर्करा होता क्या है, तो मिल्क में जो वो शुगर की मात्रा होती है, जैसे लैक्टोज क्या है तो दूध की शर्करा यानी मिल्क शुगर। समस्या क्या होता है, तो बहुत से लोगों में जो है लैक्टेज एंजाइम की कमी होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है कि वो लैक्टोज आता है तो वो सहन नहीं करते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं कि लैक्टोबैसिलस यानी लैक्टेज एंजाइम बनाता है। यह एंजाइम क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ता है। अब जैसे दूध पीने से किसी को गैस या दस्त हो सकता है, लेकिन दही खाने से नहीं, क्योंकि दही में जो है लैक्टोबैसिलस पहले से लैक्टोज तोड़ चुका होता है। तो यही हमारा कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रोजैविक जो है प्रजैविक यानी प्रोबायोटिक्स दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये हमारा आहार नली में नहीं होता तो गलत है, क्योंकि ये पहले से ही पाया जाता है आहार नली में भी। तो दूसरा गलत है, 1 और 3 सी ऑप्शन है। अब हम समझते हैं प्रीबायोटिक्स का क्या कह रहा है। तो प्रीबायोटिक्स में हमने अभी देखा कि अपाचय यानी नॉन डाइजेस्टिबल खाद्य घटक होते हैं जो आहार नली में लाभकारी जीवाणुओं की वृद्धि और सक्रियता को बढ़ाते हैं। तो प्रीबायोटिक्स होते क्या है, तो अच्छे बैक्टीरिया का भोजन होते हैं। ये प्रीबायोटिक्स क्या होता है, भोजन होता है। जबकि प्रोबायोटिक का क्या मतलब था, तो प्रोबायोटिक्स जीवित अच्छे जीव थे, जबकि प्रीबायोटिक्स उनका अच्छे भोजन होते हैं। प्रीबायोटिक की मुख्य विशेषताएं बात करें, ये ध्यान रखें, प्रोबायोटिक जो है वो जीवित जीव होते हैं, जबकि प्रीबायोटिक जो है वो उनका भोजन होते हैं। अगर इनकी विशेषताओं की बात करें तो स्वयं जीवित नहीं होते, ये पाचन एंजाइम इन्हें नहीं तोड़ पाते, बड़ी आंत तक पहुँचते हैं, वहाँ गट माइक्रोबायोटा द्वारा फर्मेंट होते हैं। तो इसकी हम प्रोसेस देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये कार्य कैसे करता है। अब जैसे देखो, व्यक्ति जो है प्रीबायोटिक युक्त भोजन किया, अब खाता है जैसे केला, लहसुन, प्याज। अब ये पदार्थ क्या करते हैं, छोटी आंत में नहीं पचते, सीधे बड़ी आंत तक पहुंचते हैं। बड़ी आंत में लाभकारी बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस या बिफिडोबैक्टीरियम इन्हें फूड की तरह उपयोग करता है। अब उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, संख्या में बढ़ते हैं, हानिकारक जीवाणुओं को दबाते हैं। तो प्रीबायोटिक भोजन है और प्रोबायोटिक क्या है,
तो जीवाणु जीव है, वो लाभदायक जीवाणु जीव है। अब प्रीबायोटिक के मुख्य प्रकार की बात करें तो जैसे इन्यूलिन यानी जैसे प्याज, लहसुन, चिकोरी रूट हो गया, फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड हो गया जो इसमें केला, गेहूँ, शहद हो गए, फिर ग्लैक्टो ओलिगोसैकेराइड हो गया जिसमें दूध, दालें ये सभी आ गए। ये सभी क्या है? अपाचय कार्बोहाइड्रेट है। प्राकृतिक खाद्य स्रोत की बात करें जैसे प्लांट बेस्ड में तो प्याज, लहसुन ये सब हमने देख ही लिया। तो प्रीबायोटिक के लाभ की बात करें तो पाचन स्वास्थ्य में हेल्प करता है, कब्ज में राहत, गट बैलेंस ये भी अच्छा ही है। प्रतिरक्षा, अब जैसे अच्छे बैक्टीरिया, तो अब इसने जो खाना दिया उससे बैक्टीरिया और अच्छा मजबूत होगा तो उससे बेहतर इम्यूनिटी बनेगी। खनिज अवशोषण जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन बेहतर करता है। मेटाबॉलिज्म की बात करें यानी चयापचय की, तो ब्लड शुगर रेगुलेशन करता है। ओबेसिटी कंट्रोल यानी मोटापा को कंट्रोल करता है। ये इमर्जिंग वैसे भी अभी मुद्दा यही चल रहा है कि मोटापा को कैसे कम करना है। तो यदि हम प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स को देखें तो ये देखिए जैसे फर्मेंटेड वेजेस, मिसो सूप, चीज़, इन सभी में वो जीवाणु पाए जाते हैं जो आपको लाभदायक होते हैं और ये भोजन है, और ये जो भोजन है वो इस जीवाणु को फायदेमंद बनाते हैं और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था प्रोबायोटिक से। इससे हम संदर्भ में हमने प्रीबायोटिक भी क्लियर कर लिया। इसका ऑप्शन था सी, आंसर 1 और 3। 39 नंबर क्वेश्चन है, कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कुछ वैक्सीन दिया है और उसके फीचर्स दिए हैं, उसके बारे में हम समझते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की। कह रहा है कि भारतीय सीरम संस्थान जो है वो mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके कौन सी वैक्सीन बनाया? तो कोविशील्ड नामक कोविड वैक्सीन बनाया। तो अब देखेंगे कि भारतीय सीरम संस्थान ने क्या mRNA प्लेटफॉर्म का उपयोग किया, mRNA प्लेटफॉर्म होता क्या है, वैक्सीन निर्मित कैसे की गई। दूसरा है स्पुतनिक 5 वैक्सीन जो है रोगवाहक यानी वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई, यानी अब वेक्टर बेस्ड जो प्लेटफॉर्म है ये क्या होती है ये देखेंगे। तीसरा है हमारा कोवैक्सीन, एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है, यानी निष्क्रिय रोगजनक आधारित क्या होती है ये भी देखेंगे। अब कह रहा है कि ये कौन कौन से वैक्सीन के संदर्भ में सही है। तो ये है हमारे वैक्सीन का चित्र, ये तो आपको देख करके याद आ ही गया होगा कोविड-19 का समय। तो अब वह बात करते हैं कि वैक्सीन है क्या। तो वैक्सीन एक जैविक पदार्थ है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को किसी विशेष रोगजनक यानी किसी विशेष रोगजनक के विरुद्ध जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित करता है कि आपके शरीर में कुछ ऐसे वैक्सीन डाल दिए, अगर कोई रोग आया तो उससे प्रतिरक्षा प्रदान करेगा। यानी अगर सिंपल भाषा में समझे तो वैक्सीन जो है शरीर को पहले से ट्रेनिंग देना ताकि असली बीमारी आए तो शरीर उससे तुरंत लड़ सके। अब मान लेते हैं जैसे ये आपका शरीर है, ठीक, आपने को वैक्सीन दे दिया गया, कोविड-19 अभी है नहीं, पहले से ही कोविड-19 के वैक्सीन दे दिया। आपका जो इम्यून है इस वैक्सीन को लेकर के अब समझ गया कि इस तरीके का कोई भी अगर कभी वायरस आएगा तो उसे लड़ने के लिए खुद डेवलप कर लेगा। अगली बार अगर कोविड-19 आया और आपके शरीर में पहुंचा तो ये प्रतिरक्षा तंत्र बिना अभी वैक्सीन दिए वो उससे लड़ने के लिए तैयार रहेगा। वैक्सीन कैसे काम करती है तो अब प्रोसेस समझते हैं कि वैक्सीन शरीर में डाली जाती है, इसमें जो है कमज़ोर या मरा हुआ रोगजनक या उसका भाग प्रोटीन जीन होता है। अब जैसे मान लो तो कोई वैक्सीन है, या तो उसको ऑब्वियसली बात है कोई वायरस का या तो मरा हुआ भाग डालेंगे या उसकी कुछ प्रोटीन हो गए। जैसे अब ये कोरोना वायरस का उसका कैसा स्ट्रक्चर था, तो ऐसा था ही, ठीक। तो ये भाग क्या है, ये भाग उसका प्रोटीन वाला भाग होता है। तो ये भाग उठा करके वैक्सीन बना करके और उसको शरीर में डाल दिए। तो क्योंकि ये कोविड का ही पार्ट है, ये कोरोना वायरस का ही, तो आपका शरीर इसे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी तंत्र डेवलप कर लेगा। फिर उसके आगे क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो है एंटीबॉडी बनाता है, मेमोरी सेल तैयार करता है। अब मेमोरी सेल क्या होती है? मेमोरी सेल होती है कि ये अब इस ऐसी कोशिका बना लेगा कि इसको याद कर लेगा कि अगली बार उससे रिलेटेड कोई भी अगर आएगा तो उसके लिए वो एंटीबॉडी से लड़ेगा, वो एंटीबॉडी तैयार करके। भविष्य में असली संक्रमण होने पर शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करता है, बीमारी गंभीर नहीं होती। तो अभी हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को हम तो डिस्कस करेंगे ही, अब इससे पहले हम उस जैसे वैक्सीन के कितने टाइप होते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब जैसे वैक्सीन के इसने 2-3 टाइप पूछ लिए। अगली बार कोई भी अगर वैक्सीन का टाइप पूछेगा तो हम इसके सारे टाइप अगर डिस्कस कर लेंगे तो फिर अगली बार जो क्वेश्चन पूछेगा उसको हम सॉल्व अच्छे से कर पाएंगे, ठीक। तो अब वैक्सीन की टाइप की बात करें तो पहला होता है निष्क्रिय यानी इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन। आप इस शब्द को ध्यान रखें कि निष्क्रिय वैक्सीन क्या होती है, यानी इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन क्या होता है। मान लेते हैं पूरे वायरस या बैक्टीरिया को मार दिया गया। अब एक वायरस है तो वैक्सीन वायरस से ही बनेगी, तो उस वायरस को ख़त्म कर दिया गया, मार दिया जाता है। विशेषताएं क्या हैं? तो सुरक्षित होती है, पुरानी तकनीक है, बूस्टर की ज़रूरत पड़ती है इसमें, जैसे कोवैक्सीन, पोलियो, रेबीज, ये सब क्या है, तो ये सब बनते हैं निष्क्रिय वैक्सीन के माध्यम से। कि मान लेते हैं कि अब जैसे रेबीज की बात करते हैं, रेबीज़ के लिए उसका जो वायरस है उसको निकाला गया, उसको मार दिया गया, उससे वैक्सीन तैयार किया गया और वो आपके शरीर में डाल दिया गया। तो ये ऐसे बनती है ये, और ये पुरानी तकनीक है। ये इसमें ध्यान रखें
कि इसमें जो है बूस्टर की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इनएक्टिव में जो है निष्क्रिय में बूस्टर की ज़रूरत पड़ती है। अब इसका एक दो एग्जांपल जैसे ध्यान रख ले कि कोवैक्सीन क्या है, तो निष्क्रिय तकनीक से बनी हुई है। पोलियो तो ये भी निष्क्रिय वैक्सीन है। रैबीज़ ये भी निष्क्रिय वैक्सीन होती है। फिर दूसरा है हमारा जीवित दुर्बल। अब इस मीनिंग को ब्रेक करें, यानी शब्द को ब्रेक करें, समझ जाएंगे। जीवित है लेकिन दुर्बल है, यानी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन इसको बोलते हैं। जीवित तो है पर कमज़ोर है। वो क्या होता है? जीवित लेकिन कमज़ोर रोगजनक होता है। विशेषताएं क्या होती है? तो इसे स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बनता है। क्यों? क्योंकि वो तो मर गया हुआ था, तो उसे इम्यूनिटी थोड़ी कम बनेगी, तभी आपको बूस्टर डोज की नीड पड़ती है। लेकिन ये जीवित है पर कमज़ोर है, तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बनेगी, आपकी प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगी। अब इसमें एक समस्या है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के लिए जोखिम होता है। जोखिम क्या होता है कि है तो जीवित, कमज़ोर है भले, पर है तो जीवित। अब मान लेते वो जाकर के कहीं नुकसान ना कर दे, तो वही बात कर रहा है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए जोखिम इसमें होता है, पर निष्क्रिय में नहीं होती है ये। अब उदाहरण के लिए जैसे BCG का टीका हो गया, बैसिलस कैलमेटिगुरिन इसको बोलते हैं, मीजल्स का हो गया, फिर ओरल पोलियो वैक्सीन हो गया। तो जैसे अब यहाँ दिया हुआ है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, अब वहाँ दिया हुआ था IPV यानी इंजेक्टेबल वो पोलियो वैक्सीन जो देता है, क्योंकि आपके शरीर में इंजेक्ट करके सब वो इंजेक्शन के माध्यम से दिया गया। पर ओरल क्या है? ये 2 बूंद जिंदगी के, वही हमने सबने सुना है बचपन में और पिया भी होगा कि 2 बूंद जिंदगी के पोलियो ड्रॉप का। तो ये हो गया जीवित और निष्क्रिय हो गया हमारा। सब यूनिट या प्रोटीन आधारित वैक्सीन क्या होती है? तो अब जैसे सब यूनिट या प्रोटीन क्या होता है? तो केवल पैथोजन का भाग प्रोटीन। अब जैसे अभी तो हमने ये समझा कि मान लेते ये कोरोना वायरस है, तो इसके ये प्रोटीन है ऊपर का भाग। ठीक, तो बस इसी को लिया गया सब यूनिट, यानी उसके कुछ यूनिट या प्रोटीन आधारित जिसको कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे नोवावैक्स या हेपेटाइटिस B। फिर आगे है हमारा रोगवाहक यानी वायरल वेक्टर वैक्सीन क्या होता है? तो अब जैसे देखिए किसी हार्मलेस वायरस में, मान लेते हैं कि ये एक हमारा वायरस है, उसमें टारगेट पैथोजन का जो है जीन डाला गया। अब कोई टारगेट पैथोजन है, उसका जीन लेकर के इसमें डाल दिया गया, पर ये तो वायरस क्या है? पहले से ही हार्मलेस है, इसका जीन इसमें डाल दिया गया और फिर इसको किसी इंसान की शरीर में डाल दिया गया। उदाहरण के लिए कोविशील्ड या स्पुतनिक V। तो ये क्या है? कोविशील्ड और स्पुतनिक 5 जो क्या है? तो ये हमारा है वायरल वेक्टर वैक्सीन यानी रोगवाहक। यानी इस वैक्सीन को किसी, मान लेते एक जीन को किसी दूसरे वायरस में डाला गया, जो वायरस ये हार्मफुल नहीं था, फिर इसको शरीर में डाला गया। तो हमारा पहला ये क्या कह रहा था क्वेश्चन कि स्पुतनिक 5 जो है वैक्सीन जो है रोगवाहक आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई है। तो बिल्कुल सही बात है कि स्पुतनिक 5 के लिए क्या है? तो वायरल वेक्टर आधारित है। जैसे अभी हमने ये देखा, उसमें कोविशील्ड भी है। तो कोविशील्ड का हमारा ऊपर क्या कह रहा है कि कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन जो है mRNA प्लेटफॉर्म का। तो ये गलत है, क्योंकि ये भी क्या है? तो वायरल वेक्टर करके बनाया गया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं mRNA वैक्सीन। ये न्यू जनरेशन का है, ये नया खोज हुआ है mRNA वैक्सीन। क्या होता है mRNA? बॉडी में जाकर जो है प्रोटीन बनवाता है। तो बस अभी आप इतना नाम ध्यान रखो कि mRNA वैक्सीन, इसकी पूरी प्रोसेस अभी हम बाद में डिटेल में जस्ट देखेंगे। उसके बाद है हमारा DNA वैक्सीन। ठीक, तो अब जैसे mRNA वैक्सीन का एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जो है फाइजर हो गया या मॉडर्ना हो गया, और DNA वैक्सीन की बात करें तो जाइकोव-डी जो इंडिया का वैक्सीन है, इंडिया का ही है। तो अब दोनों के बारे में, mRNA और DNA के बारे में बाद में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अब अभी हम समझते हैं कि यदि अगर वैक्सीन बनाम सीरम की बात करें या एंटीबॉडी की वैक्सीन डाल दी या फिर आपके शरीर में जो एंटीबॉडी डाला गया या सीरम डाला गया, उसमें क्या अंतर है? तो इम्यूनिटी जो है वैक्सीन में एक्टिव हो जाती है, सीरम में पैसिव रहती है। मेमोरी सेल्स की बात करें तो एक्टिव में बन जाती है, क्योंकि एक बार आपने डाल दिया तो अब वो याद कर लेगा, उससे रिलेटेड कोई भी अगली बीमारी आएगा तो उसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहेगा वो। पर सीरम में आप सीरम दोगे तो नहीं बनेगी। प्रोटेक्शन की बात करें तो वैक्सीन में लॉन्ग टर्म रहती है, जबकि पैसिव में शॉर्ट टर्म होती है। अब इसी से रिलेटेड एक टर्म है हर्ड इम्यूनिटी, यानी समूह प्रतिरक्षा क्या होती है? तो जब आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है इम्यून हो जाए तो उस बीमारी का प्रसार रुक जाता है। इसी को बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी, यानी समूह प्रतिरक्षा बोलते हैं। वैक्सीन जो है हर्ड इम्यूनिटी का मुख्य साधन है। ठीक, क्योंकि इस वैक्सीन से जो है आबादी का एक बहुत, जैसे कोविड-19 में ही देख लो कि बहुत सारी आबादी में बहुत सारे, मतलब क्या लगभग सभी लोगों को दिया गया था ये वैक्सीन। अब जब समझते हैं कोविशील्ड क्या है, तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो है वैक्सीन का भारतीय संस्करण है। ये भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया, परंतु कोविशील्ड किस प्लेटफॉर्म पर बनी? तो mRNA पर न बल करके, बल्कि वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म वो बेस्ट है। ये कोविशील्ड का सही प्लेटफॉर्म क्या है? तो वही वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म है। अब इसको बनाया कैसे गया? तो जैसे चिंपांजी का एडेनो वायरस होता है,
उसको लेकर के वायरस को कमज़ोर कर दिया गया, उसमें कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन जीन डाल दिया गया। अब जैसे मान लेते हैं कि ये वायरस ले लिया गया, कौन सी वायरस है, तो चिंपांजी एडेनो वायरस। अब ये कोरोना वायरस का हम ये जो कोरोना वायरस था इसका स्पाइक प्रोटीन ये वाला भाग ये लेकर के इसमें डाल दिए। अब क्या किए, ये जीन डाल करके वैक्सीन तैयार कर दिए, तब फिर वैक्सीन डालेंगे। mRNA वैक्सीन का एग्जाम्पल कौन था, तो फाइजर था और मॉडर्ना था। स्पुतनिक 5 जो हमने अभी समझा कि वो भी वायरल वेक्टर वैक्सीन है, कि ह्यूमन एडेनो वायरस वेक्टर्स AD26 और AD5 को वही प्रोसेस है कि भाई ये जीन लेकर के एक वायरल वेक्टर में डाला जाएगा, फिर उसके माध्यम से वैक्सीन बना करके शरीर में डाल दिया जाएगा। तो प्रोसेस क्या थी, तो एडेनो वायरस को हार्मलेस बनाया गया, फिर उसमें कोरोना वायरस स्पाइक यानी वही प्रोटीन डाला गया। बॉडी में जाने पर जो है स्पाइक प्रोटीन बनता है, इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है, अगली बार जब कोरोना होगा तो यही रिस्पॉन्स जो है उससे लड़ने के लिए तैयार रहेगा। अब इसकी विशेष बात क्या है कि ये हेट्रोलोगस प्राइम बूस्ट है, यानी दो अलग वेक्टर्स। ऑब्वियसली बात है कि एक तो आप किसी का जैसे कोरोना वायरस का एक आपने प्रोटीन लिया और दूसरा एक वायरल वेक्टर, उसको फिर यूज करके तब आप वैक्सीन बना रहे हो, तीसरा फिर शरीर में आप डाल रहे हो। तो ये ऑब्वियसली बात है ये हेट्रोलोगस है। होमोलोगस का मतलब होता है सेम, हेट्रोलोगस का अलग अलग होता है। तो अब आप समझो कि वायरल वेक्टर होती क्या है, वायरल वेक्टर वैक्सीन क्या है। तो ऐसी वैक्सीन जिसमें जो है एक हानि रहित वायरस का उपयोग करके टारगेट वायरस का जीन जो है शरीर में पहुंचाया जाता है। यानी इसमें दो चीज़ हो गया कि एक हानि रहित वायरस हो गया, दूसरा जो है टारगेट वायरस का जीन, अब मान लेते जैसे कोरोना का, तो उसका जो जीन या फिर स्पाइक प्रोटीन इसमें डाला गया और तब जा करके शरीर में पहुंचाया जाता है। यानी वेक्टर क्या है, तो खुद बीमारी नहीं करता, वह एक क्या है, डाकिया हो गया। अब जैसे वेक्टर इसीलिए तो नाम है क्योंकि उसका वाहक है, क्योंकि वो वाहक बन के ले जा रहा है। ठीक है। फिर यदि हम अगर कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन क्या है, भारत की स्वदेशी वैक्सीन है। विकसित किसने किया, तो भारत बायोटेक और ICMR प्लस NIV ने, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत बायोटेक। प्लेटफॉर्म क्या है, तो ये इनएक्टिवेटेड यानी किल्ड होल वायरस वैक्सीन है, यानी वही पहला जो हमने देखा था निष्क्रिय वाला कि वो किल्ड करके फिर उसको बनाया गया। प्रोसेस इसकी, तो अब जैसे देखते हैं कि SARS-CoV-2 वायरस लिया गया, उसे केमिकली निष्क्रिय यानी किल्ड किया गया। अब वायरस को क्या किया, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता वो, लेकिन इम्यून सिस्टम पहचान सकता है। अब जैसे मान लेते हैं इसको शरीर में डाला गया, तो ये तो भाई वायरस मरा हुआ है, शरीर में गया पर शरीर को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, लेकिन आपका एंटीबॉडी अब इसके लिए अपना इम्यून तैयार कर लिया, उसको पहचान लिया कि अगली बार अगर कोई वायरस उस तरीके से आएगा तो उसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहेगा। यही क्या है हमारा, तो ये हमारा ट्रेडिशनल वैक्सीन मेथड है, जैसे पोलियो का IPV। यदि भारत के संदर्भ में कुछ देखें तो जैसे हमारे भारत में क्या चल रहा है, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसके तहत क्या क्या है, तो BCG है, DPT है, वो बैसिलस कैलमेटिगुइडिन है, ये डिप्थीरिया का, पोलियो का, मीजल्स का, हेपेटाइटिस B, ये सभी के लिए क्या हमारा चल रहा है, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है। फिर उसके बाद देखें मिशन इंद्रधनुष, जो बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करता है। तो यदि कोविड-19 वैक्सीन की बात करें, जितने भी कोविड-19 में वैक्सीन बने थे, जैसे कोविशील्ड क्या था, तो वायरल वेक्टर है। कोवैक्सीन क्या है, तो ये इनएक्टिवेटेड से बना हुआ है, यानी निष्क्रिय से। स्पुतनिक 5 तो ये वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है। फाइजर जो है या मॉडर्ना वो mRNA वैक्सीन का उपयोग करता है। जाइकोव डी जो है या DNA का है। तो ये सभी क्या है, ये कोविड का वैक्सीन है। और कौन कौन से प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है, तो ये ध्यान रखें कि कोविशील्ड वायरल वेक्टर, कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड यानी निष्क्रिय, स्पुतनिक 5 जो है वायरल वेक्टर का यानी रोगवाहक, फाइजर जो है mRNA और जाइकोव डी है वो DNA वायरस का यूज करता है। अब हम समझते हैं हमारा जो दो कॉन्सेप्ट बच गया था, mRNA वैक्सीन और DNA वैक्सीन। अब इसे देखते हैं। जैसे mRNA वैक्सीन क्या है, तो mRNA वैक्सीन में जो है कोई वायरस नहीं होता, सिर्फ निर्देश होते हैं जिससे शरीर खुद प्रोटीन बनाता है। अब ये ध्यान रखो आप, mRNA वैक्सीन में कोई वायरस नहीं होता, सिर्फ निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन होते हैं जिससे शरीर जो है खुद प्रोटीन बनाता है। ये mRNA मैसेंजर RNA होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि आपके शरीर में जो मैसेंजर RNA होता है, उसके माध्यम से आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया, अब वो mRNA जो है खुद क्या करेगा, वो प्रोटीन बना लेगा उससे लड़ने के लिए, वो किसी भी वायरस से लड़ने के लिए। अब mRNA वैक्सीन जो है कैसे डाली जाती है, तो अब जैसे देखते हैं कि वैक्सीन को जो है इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। फिर mRNA को जो है लिपिड नैनो पार्टिकल्स यानी तेल जैसे आवरण में पैक कर दिया जाता है, ताकि वो सेल में तुरंत इंटर कर जा सके, क्योंकि सेल क्या है, परमिएबल होता है, कि सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर जाने देता है ताकि वह टूटे नहीं। mRNA वैक्सीन कैसे काम करती है, तो लिपिड पार्टिकल सेल के अंदर mRNA छोड़ देता है। अब जैसे मान लेते हैं ये लिपिड पार्टिकल है, सेल के अंदर mRNA छोड़ दिया, सेल का मशीनरी जो है mRNA पढ़कर वायरल प्रोटीन बनाता है। कि अब जैसे ही सेल के अंदर mRNA गया, वो पढ़ा, फिर उसके अलावा प्रोटीन बना दिया वो, अब यही क्या करेगा, उससे आगे जा कर के काम करेगा। अब प्रोटीन सेल की तरह सतह पर दिखता है, अब यही प्रोटीन जो है जैसे अब सेल के सतह पर दिखने लगा। फिर उसके बाद क्या है, इम्यून सिस्टम जो है प्रोटीन पहचानता है, एंटीबायोटिक्स प्लस T सेल्स बनाता है। अब इस प्रोटीन को पहचान लिया, तो अब इसको देख करके क्या करेगा इम्यून सिस्टम, ये पहचान करके
एंटीबायोटिक्स बनाएगा और टी सेल बनाता है। फिर उसके बाद क्या होगा, तो mRNA थोड़ी देर में नष्ट हो जाता है, DNA को नहीं छूता। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे फाइजर हो गया या मॉडर्ना हो गया। तो यदि रियल लाइफ में एग्जाम्पल समझे तो किसी को मान लेते हैं कि रेसिपी दे दीजिए तो वो खाना खुद बना लेंगे, तो ये क्या है हमारा, तो इसी तरीके का mRNA है। अब DNA समझते हैं कि DNA वैक्सीन क्या है। तो DNA वैक्सीन में जो है DNA का छोटा टुकड़ा यानी प्लाज्मिड शरीर में डाला जाता है। अब जैसे बैक्टीरिया वगैरह में एक तो इसे DNA होते ही है, उसके अलावा एक उसको गोल्ड DNA अलग DNA होता है, तो उसी को प्लाज्मिड कहा जाता है। तो शरीर में डाला जाता है जिससे प्रोटीन बनता है। अब DNA वैक्सीन कैसे डाली जाती है, तो DNA प्लाज्मिड को इंजेक्ट किया जाएगा, नीडल फ्री इंजेक्टर से त्वचा में दिया जाएगा। अब जैसे भारत की जाइकोव डी हो गई, नीडल फ्री टेक्नोलॉजी है वो, तो दोनों माध्यम से, या तो इंजेक्शन के माध्यम से या नीडल फ्री इंजेक्टर के माध्यम से दिया जाएगा। अब DNA वैक्सीन कैसे काम करती है, तो अब जैसे देखते हैं कि DNA प्लाज्मिड जो है सेल के न्यूक्लियस तक जाता है। DNA प्लाज्मिड कहाँ जाएगा, तो ये सेल यहाँ इसके न्यूक्लियस तक जाता है। DNA जो है mRNA बनता है, क्योंकि DNA RNA फिर वो ऐसे प्रोसेस होता है, प्रोटीन बनती है कि DNA फिर RNA फिर प्रोटीन ऐसे बनती है। तो RNA में भी फिर मैसेंजर RNA के माध्यम से जाता है, फिर यहाँ RNA ट्रांसफ़र RNA के माध्यम से बनता है। तो mRNA प्रोटीन बनवाता है, इम्यून सिस्टम प्रोटीन पहचानता है और एंटीबायोटिक्स एंटीबॉडीज़ प्लस मेमोरी बनाता है। तो जैसे अब मान लीजिए ये DNA हो गया, यहाँ से क्या गया, अब RNA के लिए मैसेंजर RNA जाएगा mRNA, फिर यहाँ से प्रोटीन के लिए rRNA राइबोसोमल RNA होता है। अब ये प्रोटीन बन गया, अब मान लेते हैं सेल्स में कोई प्रोटीन बन गया, इसको देखेगा इम्यून सिस्टम और वो क्या करेगा, टी सेल्स जनरेट करेगा, एंटीबॉडी जनरेट करेगा, मेमोरी बनाएगा, ताकि अगली बार अगर इससे रिलेटेड कोई भी आए तो उसको नष्ट कर सके। जैसे में जाइकोव डी हो गया हमारा। तो ये हमारा वैक्सीन से रिलेटेड जितने भी अभी कॉन्सेप्ट थे सारे क्लियर हो गए। इतना डिटेल में जाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आप देखो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है कि भारतीय सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक वैक्सीन का, कोविड-19 वैक्सीन का निर्मित की, तो बल्कि mRNA नहीं वायरल वेक्टर था। अब उसके लिए हमें वो वैक्सीन का टाइप जानना जरूरी है, तो ये गलत हो गया हमारा। दूसरा है स्पुतनिक 5 वैक्सीन जो है वायरल वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई है, तो बिल्कुल सही है कि वायरल आधारित यानी वायरल वेक्टर का यूज किया है। तीसरा है कोवैक्सीन जो है एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है, तो बिल्कुल सही है कि तीसरा कोवैक्सीन जो है हमारा वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, जो अभी हमने देखा था कि कोवैक्सीन क्या है, तो एक स्वदेशी वैक्सीन है पर इनएक्टिवेटेड यानी निष्क्रियकृत करके बनाया गया हुआ है ये। इसमें जैसे भारत बायोटेक, ICMR ये सब मिल करके बनाए हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत है, तो पहला गलत, तो बचा ऑप्शन बी 2 और 3। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, बाकी फिर अगले क्वेश्चन से नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप सभी यहाँ तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।